बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हमारा कंप्यूटर 9 का टॉपिक डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर है। आजकल हम डिफरेंस पे बात करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने डिफरेंस किया था, इस क्लास में भी मैं डिफरेंस आपको करवाऊँगा। डिफरेंस से ये फ़ायदा है आपको कि जब आपका सवाल आता है डिफरेंस का तो आप डिफरेंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, और जब आपके पास सवाल आएगा कि मेन फ्रेम पे शॉर्ट नोट लिख दें तो आप शॉर्ट नोट भी इसमें से पॉइंट में से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपकी आसानी हो जाएगी इसमें कि आपको पॉइंट्स मिल गए हैं। अक्सर बच्चों आप लोगों को पॉइंट्स करवाए जाते हैं 4। ठीक है, तो मैंने आपके सामने 9 पॉइंट लिख दिए। इसमें से जितने पॉइंट्स आपको याद हो सकते हैं उतने आप याद करके जाएं बोर्ड के पेपर में। जब आपसे डिफरेंस का कहा जाएगा तो आपने 4 डिफरेंस लिखने होंगे। ठीक है, और जब आपसे शॉर्ट नोट का कहा जाएगा तो शॉर्ट नोट में आपने सारे पॉइंट डिस्कस करने होंगे। इससे ये होगा कि आपका शॉर्ट नोट भी लेंथ में बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं डिफरेंस पे आता हूँ। ठीक है, मैंने तीनों के डिफरेंस साल बता दिए। ठीक है, आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। अगर मैं 2-2 करके बताता तो आपका वक्त ज़ाया हो जाता। ठीक है, मैंने तीनों को बता दिया यहाँ पर, माइक्रो कंप्यूटर, साथ में मिनी कंप्यूटर और साथ में मेन फ्रेम। मैं तीनों को साथ साथ लेके चलूँगा। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे सबसे पहले, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970। तो बच्चों ये बात आप सबको मालूम है, जो कि मैं पिछली कई क्लास में बता चुका हूँ कि माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो आजकल हम लोग घरों में यूज़ कर रहे हैं, अपने अपने घरों में, ऑफिस में। ठीक है, जो हमारे पास जो लैपटॉप्स हैं, जो कंप्यूटर पड़े हुए हैं, पीसीस पड़े हुए हैं, वो सारे माइक्रो कंप्यूटर पड़े हुए हैं। और माइक्रो कंप्यूटर कब आया था ज़िंदगी में, ठीक है, दुनिया में कब आया था, तो वो आया था 1970, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो 1970 में माइक्रो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो चुका था। ठीक है, अब जो माइक्रो कंप्यूटर है वो क्या है, उसमें एडवांसमेंट हो रही है। ठीक है वो भी माइक्रो कंप्यूटर था, वो भी माइक्रो कंप्यूटर, बस फ़र्क इतना है कि अब एडवांसमेंट हो रही है। आस्ता आस्ता 1970 में कुछ था, 1980 में कुछ आ गया, 1990 में कुछ, अब 2010 में कुछ, अब 2020 है, तो 2020 में नए कंप्यूटर के साथ आए हैं। इसके बाद मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर बेटा कब इंट्रोड्यूस हो गया था, 1960 में मिनी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, कब तक चला, 1970 तक। चलता तो अभी भी है, लेकिन इसका दौर यहाँ ख़त्म हो गया, माइक्रो कंप्यूटर फिर आ गया और माइक्रो कंप्यूटर का दौर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर हमने क्या पढ़ा, 1960 में आया था। इसी तरह मेन फ्रेम, ये पीछे जा रहा हूँ मैं, ये नई चीज़ है, ये एडवांसमेंट है कंप्यूटर की ज़िंदगी में। ठीक है, उससे पीछे वाला कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर था, उससे पीछे जाओ तो मेन फ्रेम है, और मेन फ्रेम से पीछे चले जाओ आप तो सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो मेन फ्रेम कब आया था, इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1955 में मेन फ्रेम वजूद में आया था। ठीक है, 1955 उसकी डेट बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूँ। सेकंड पॉइंट में बच्चों, इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोसेसर। जैसे आप जब कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसेसर कौन सा है, सो यही सवाल करते हैं ना आपके, प्रोसेसर कौन सा है। तो प्रोसेसर जितना अच्छा होगा, जितनी हाई पावर होगी, उतना अच्छा पीसी होगा आपका। बताना ये चाहता हूँ कि जो प्रोसेसर आप पूछ रहे हैं उसमें एक प्रोसेसर लगा हुआ है, सिर्फ एक प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसका आपका स्पीड बढ़ा रहा है, और इतनी स्पीड के वो मिनट में आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करके दे देता है। लेकिन अगर मैं मिनी कंप्यूटर की बात करूं तो देखें, इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर। समझें बात को, इसके पास एक प्रोसेसर था, उसके पास 2 से ज़्यादा प्रोसेसर हैं। इसका मतलब उसकी स्पीड कहाँ होगी, सुपर कंप्यूटर की हम लोग माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है। माइक्रो कंप्यूटर में स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसका प्रोसेसर अच्छा लगाओ और बहुत ज़्यादा स्पीड है, लेकिन उसके पास 2 से ज़्यादा प्रोसेसर है। इसका मतलब उसकी स्पीड कहाँ होगी, माइक्रो कंप्यूटर से। ठीक है, तो ये बात को समझिएगा, इसके पास एक प्रोसेसर है, उसके पास या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे।
ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से प्रोसेसर लगे हुए हैं जो कि इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेन फ्रेम की। मेन फ्रेम पे देखें, इट जनरली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर। समझ में आ गई बात? मल्टीपल प्रोसेसर। अब वो एक पे काम नहीं करता, वो कर भी नहीं सकता एक पे काम। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम एक पे काम कर ही नहीं सकता। उसका काम जो है, जिस तरह का उसका काम है, वो एक प्रोसेसर पर नहीं चल सकता। ठीक है, उसको मल्टीपल प्रोसेसर की नीड है। तो अब आपको पता चला कि एक प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर के पास, मिनी कंप्यूटर के पास 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, और मेन फ्रेम के पास मल्टीपल प्रोसेसर। अब आपको अंदाज़ा हो गया, इतने बहुत सारे अगर प्रोसेसर लगा दिए जाएं अगर एक कंप्यूटर में, तो उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होगी। तो मेन फ्रेम इस वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा, उसका काम अलग है, उसका काम हैवी है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का काम हैवी नहीं है, तो इसको एक ही प्रोसेसर पे हम चला सकते हैं। उसको एक प्रोसेसर पे नहीं चला सकते मेन फ्रेम को, उसको मल्टीपल प्रोसेसर ही डालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई आपको यहाँ तक बात? तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम सीख रहे हैं स्टोरेज। हमें पता चला है स्टोरेज क्या होती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ इन जीबीज़। ठीक है, स्टोरेज मतलब उसके पास जितना डेटा आ रहा है वो स्टोर कहाँ कर रहा है, मेमोराइज़ कहाँ कर रहा है। ठीक है, तो स्टोरेज कितनी है, स्टोरेज कैपेबिलिटी कितनी है उसकी, सिर्फ जीबीज़ में करता है। जीबीज़ का मतलब होता है गीगाबाइट। जीबी का मतलब है गीगाबाइट। अच्छा, जीबी के पहले क्या होता है? तो बेटा ये सारे ऐसा यूनिट्स हैं बाइट्स के। सबसे पहले बिट होती है जो 1 होती है, 1 या 2, 1 या 0 में होती है। ठीक है, बिट होती है, बिट के बाद निबल होती है, निबल के बाद बाइट्स होती है, उसके बाद हमारे पास किलोबाइट, देन मेगाबाइट, उसके बाद आता है किलोबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, तो जीबी इस हद तक होती है, लेकिन ये कम है। जो इसकी स्टोरेज है वो जीबी में, ये तो कम है। मिनी कंप्यूटर की बात करूँ, मिनी कंप्यूटर में इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ इन टीबी। जीबी से बड़ा होता है टीबी। ठीक है, टीबी क्या होता है? तो बच्चों टीबी होता है टेराबाइट। टीबी होता है टेराबाइट, जीबी से 1000 गुना बड़ा। ठीक है, 100 टीबी मिलकर बनता है जीबी। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, 100 जीबी मिल के बनता है 100 टीबी, और 100 टीबी मिल के बनेगा पीबी। अब मैं मेन फ्रेम पे जाऊँ तो इट स्टोरेज कैपेसिटी इज़ इन पीबी। ठीक है, एक को हो गया गीगाबाइट, जो आप सबको पता है, जो आप सबको मालूम है। अक्सर आपके मोबाइल में भी जो मेमोरी होती है वो जीबीज़ में होती है, जो आपके कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो जीबीज़ में होती है। ठीक है, और अगर आप जीबीज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर में बढ़ रही होती है टीबी। ठीक है, अक्सर मोबाइलों में नहीं आई है टीबी, बहुत कम ऐसे मोबाइल हैं जिसमें टीबी तक स्टोरेज है, लेकिन उनमें बाज़ औक़ात नहीं होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में हम टीबी अक्सर रखते हैं जिनका डेटा ज़्यादा होता है, जिसका ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा है, डेटा का उसका बहुत ज़्यादा है, तो उसको टीबी करनी पड़ जाती है। ठीक है, और मेन फ्रेम पीबी, पीबी तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, पीबी का मतलब क्या है? पेटाबाइट। पीबी का मतलब पेटाबाइट। मैंने आपको जीबी का बताया गीगाबाइट, टीबी का बताया टेराबाइट, और पीबी पेटाबाइट। ठीक है, तो पीबी क्या है? पीबी टीबी से बड़ा है, पेटाबाइट टेराबाइट से बड़ा है। ठीक है, तो मेन फ्रेम का हमें पता चल गया यहाँ से कि मेन फ्रेम में बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है। ठीक है बच्चों, अच्छा आपका सवाल ये है कि पेटाबाइट के बाद कुछ नहीं होता क्या? क्या पीबी एक हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है? नहीं बच्चों, पीबी के ऊपर भी और स्टोरेज यूनिट्स हैं और स्टोरेज कैपेसिटी होती है पीबी के ऊपर। ठीक है, पेटाबाइट कुछ एक स्टोरेज डिवाइस है, इस स्टोरेज कैपेसिटी का एक यूनिट है। इसके नीचे तो मैंने आपको बताया टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट, बिट, लेकिन पेटाबाइट के आगे मैंने नहीं बताया, तो वो भी सुन लें। पेटाबाइट के आगे होता है एक्साबाइट। ठीक है, पेटाबाइट के आगे
होता है एक्साबाइट। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आपने इसको यहाँ नहीं लिखना कहीं पर भी, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद होता है एक्साबाइट जो कि पेटाबाइट से बड़ा होता है, ठीक है। और भी होते हैं इसके बाद, ठीक है, ज़ोटाबाइट भी होता है। तो हमारा टॉपिक ये नहीं है, ये जब मेरा टॉपिक होगा मैं ज़रूर आपको डिस्कस करूँगा कि कितना साइज़ होता है, ठीक है। ये तो खैर मैं नाम डिस्कस कर ली आपसे, लेकिन कितना साइज़ होता है, क्या होता है, ये मैं आपको उस टॉपिक में बताऊँगा, ठीक है। ज़ेटा भी होता है और योटा भी होता है, क्लियर। जिस तरह एक्साबाइट है वैसे ही ज़ेटाबाइट होता है और योटाबाइट होता है। सर ये मेरा टॉपिक नहीं है, ठीक है, और हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, आपने नाम देख के परेशान नहीं होना, ठीक है। इस वजह से मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। बच्चे नाम देख के परेशान हो जाते हैं, ज़ेटा, योटा, एक्सा, पेटा, ये सब क्या है, तो छोड़ें। अभी हमने टेराबाइट सीख लिया, पेटाबाइट सीख लिया, ठीक है। अभी हमने सिर्फ नाम सीखा है, हमें नहीं पता कि उसका साइज़ कितना होता है, वो फिर इंशाल्लाह किसी और क्लास में। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 4, अच्छा यहाँ तक आई होप सो आपको 3 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। मैंने आपको बहुत तोड़ के बड़े डिस्क्राइब करके ये सवाल पॉइंट्स बता दिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखें, इट्स मेमोरी इज़ इन MB। अभी मैंने आपसे बताया ना मेगाबाइट, MB, मेगाबाइट, गीगाबाइट, तो जिसकी जो मेमोरी होती है वो होती है मेगाबाइट में। मिनी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है GB में, और मेन फ्रेम की भी होती है GB में, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इट्स मेमोरी इज़ इन MB, इट्स मेमोरी इज़ इन GB, इट्स मेमोरी इज़ इन GB। तो ये दोनों हो गए GB के, और ये हो गया MB का। MB होता है छोटा, GB होता है बड़ा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है, इट इज़ यूज्ड बाय वन यूज़र एट अ टाइम। इसका मतलब कि माइक्रो कंप्यूटर एक वक्त में एक बंदा, एक आदमी यूज़ कर सकता है। क्या 2 नहीं कर सकते? नहीं, 2 नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक बंदा एक वक्त में एक बंदा यूज़ कर सकता है, अगले वक्त में अगला बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है, उसके अगले वक्त में अगला बंदा यूज़ करता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक वक्त में एक बंदा यूज़ करेगा, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर क्या करेगा, तो मिनी कंप्यूटर करेगा, इट इज़ सर्व 2000 यूज़र्स एट अ टाइम। मतलब वो कितने लोग चला सकते हैं, तो मिनी कंप्यूटर 2 से लेकर 1000 तक यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं एक वक्त में, ठीक है, एक ही वक्त में। मेन फ्रेम क्या करता है, मेन फ्रेम काम करता है 100 से 1000 यूज़र एट अ टाइम, ठीक है। तो उसका साइज़ बड़ा है, वो 100 से कर रहा है, ठीक है। तो बात को समझिएगा, इसमें 100 यूज़र्स हैं, 100 से स्टार्ट हो रही कहानी और 1000 पे जा रही है, ठीक है। मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ आपको, 100 से 1000 तक यूज़र एक वक्त में मेन फ्रेम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है वो 2 से लेकर 1000 तक यूज़र को इस्तेमाल, इस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एक वक्त में। तो अब आपको बात क्लियर हो गई कि किस तरह से एक कंप्यूटर को कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एक वक्त में। तो माइक्रो कंप्यूटर एक यूज़र इस्तेमाल करते हैं एक वक्त में, मिनी कंप्यूटर 2 से 1000 तक इस्तेमाल करते हैं, और मेन फ्रेम 100 से 1000 तक इस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गई होगा अगर बात, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट नंबर 6 पे चलेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 बात कर रहा है कंप्यूटर्स के साइज़ पर, ठीक है। तो साइज़ अब आप सबसे पहले देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर इट्स साइज़ इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, छोटा है। और मिनी कंप्यूटर जो हमारे पास है, इट्स साइज़ इज़ बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया स्मॉल,
माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज़ है वो छोटा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑल कंप्यूटर, ठीक है। सारे कंप्यूटर में से सबसे छोटा साइज़ जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर का। इसके बाद मिनी कंप्यूटर का साइज़ छोटा भी है बड़ा भी है। कैसे छोटा है बड़ा है? इट्स साइज इज़ बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर। तो ये तो बड़ा है माइक्रो कंप्यूटर से, लेकिन छोटा है मेन फ्रेम से। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से छोटा है साइज़ में मिनी कंप्यूटर। इसके बाद मेन फ्रेम, इट्स साइज इज़ बिगर देन मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका साइज़ बड़ा है मिनी और माइक्रो दोनों से। क्लियर? मेन फ्रेम जो है काफ़ी बड़ा कंप्यूटर है, इस वजह से उसका साइज़ हमने बताया गया आपको मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कहलाता है। क्लियर? ठीक है। तो इसके बाद अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7, इट्स प्राइस इज़ $500 to $5,000, ठीक है। इसका मतलब इसका साइज़ ये थोड़ा चीप है, ठीक है, ये एक्सपेंसिव नहीं है। इस प्राइस इज़ $500 to $5,000 एंड मिनी कंप्यूटर इज़ इट्स प्राइस इज़ $18,000 to $500,000, ठीक है। समझ लो वो महंगा हो गया, एक्सपेंसिव हो गया साइज़ मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मिनी कंप्यूटर के प्राइस उसने बताए हैं 18,000 से लेकर $500,000 तक, ठीक है। और मेन फ्रेम इट्स प्राइस इज़ $500,000 से लेकर $1 मिलियन, सॉरी $5 मिलियन तक उनकी प्राइस मौजूद है, ठीक है। कुछ कंप्यूटर, जिस तरह कंप्यूटर के अलग अलग रेट होते हैं, ठीक है। आप अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करूँ, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर की बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग आजकल जो यूज़ कर रहे हो माइक्रो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जब लेने जाएंगे तो माइक्रो कंप्यूटर ही मिलेगा। उसमें कंप्यूटर के अंदर साइज़ है। आप लैपटॉप लेने जाएंगे, लैपटॉप में भी कुछ डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, ठीक है, तो उनकी प्राइस अलग है। तो इस वजह से यहाँ पे इतने टू इतने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर दुनिया में एक ही कंप्यूटर होता, एक ही वैरायटी होती सिर्फ, तो उसकी प्राइस एक ही होती, ठीक है। ये 500 से 5,000 का लिखने का मकसद है कि कोई कंप्यूटर होगा तो $500 का होगा, कोई कंप्यूटर होगा $600 का होगा, कोई कंप्यूटर होगा जो कि $1,000 का होगा, ठीक है। तो अलग अलग वैरायटी हैं। हर लैपटॉप उसकी जनरेशन अलग है, उसमें प्रोसेसर अलग है, उसमें रैम रोम अलग है, ठीक है, उसमें HDD अलग है। तो उस हिसाब से जो कंप्यूटर की रेट बनता है, प्राइस बनती है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि ये कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। मैंने आपसे प्राइस डिस्कस कर लिए, अब हम बात करेंगे कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, ये कंप्यूटर किस तरह से कहाँ यूज़ होते हैं। तो बच्चों, माइक्रो कंप्यूटर जो है वो हम यूज़ करते हैं अक्सर ऑफिसेस में, अपने घरों में, ठीक है, और इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। अक्सर घरों में और ऑफिस में हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर ही पड़े हुए हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब तो माइक्रो कंप्यूटर हर मोबाइल में एक चिप है, प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर सबकी जेब में है, मोबाइल है सबके पास, ठीक है। स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये वहाँ यूज़ होते हैं। मिनी कंप्यूटर यूज़ एट बिजनेस इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर आपका यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एक, और उसमें हर बच्चे का डेटा है, ठीक है, हर स्टूडेंट का अलग अलग डेटा है। जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनका भी डेटा है, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, एडमिशन है, उनका भी डेटा है, ठीक है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में, उन कॉलेजेस में, उन डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, अगर कोई कंपनी है बहुत बड़ी, ठीक है, नामी गिरामी कंपनी है बिज़नेस के हवाले से, और उसमें भी बहुत सारा डेटा है, ठीक है, आने जाने वाला 10 साल का बहुत बड़ा डेटा है, 20 साल का डेटा है, 30 साल का डेटा है। तो उसके लिए हम लोग मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसमें डेटा बहुत ज़्यादा आने की पावर होती है, कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, स्टोरेज उसकी TB में होती है, तो डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फास्ट चलता है। फास्ट क्यों चलता है? मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। तो क्योंकि हम उसको, ताकि डेटा अच्छे से अच्छा हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है, उसको फॉर्मेशन कर सकें उसकी,
इसके बाद मेन फ्रेम, तो बेटा मेन फ्रेम का मैंने आपको बताया यूज़ एट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल भी मैंने साथ दे दी, लाइक बैंक। ठीक है, एक बैंक है जिसमें दुनिया जहाँ के लोग आ रहे हैं, अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, रोज़ की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, कोई भी बैंक है उसमें बहुत से लोग हैं, एक दिन में लाखों की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो बहुत बड़ा डेटा है एक। ठीक है, एक बहुत बड़ा डेटा है, तो उस बहुत बड़े डेटा को स्टोरेज भी चाहिए होगी, मेमोरी भी चाहिए होगी, यूज़र भी मल्टीपल चाहिए होंगे, प्रोसेसर भी मल्टीपल चाहिए होंगे। तो इस तरह का जो होता है हमारे पास, उसको मेन फ्रेम में डाला गया है। ठीक है, तो मेन फ्रेम की सारी क्वालिटीज़ इससे काम में यूज़ हो सकता है। ठीक है, इस वजह से हमने मेन फ्रेम को इस एग्जांपल में मेंशन किया है। ठीक है, तो बैंक का जो एक वो है उसमें हम मेन फ्रेम ही इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर नहीं लगा सकते, सुपर कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ा होता है, उसको संभालना एक मुश्किल काम है। ठीक है, उसमें रूम इस तरह का नहीं लगा सकते और हीटअप होने के बाद वो फट सकता है, इस वजह से हम सुपर कंप्यूटर को बैंक में नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इनकी कंप्यूटर की एग्जांपल दी हैं। अगर आपसे पूछ लिया किसी ने कि एग्जांपल माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल दे दें, मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल दे दें, ठीक है, या शॉर्ट नोट में जब आप बताएंगे तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको कि आप हर पॉइंट को पैराग्राफ में मेंशन करें अगर अपने, तो आपको इसके मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर की मैंने आपको एग्जांपल बताई है IBM PC। ठीक है, आप डेल इंटेल i7 भी लिख सकते हैं इसकी एग्जांपल, और भी बहुत से PCs हैं और लैपटॉप्स हैं जिसकी आप एग्जांपल यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल मैंने आपको दी है। मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल दी है VAX 8800। ठीक है, VAX 8800। ठीक, और भी मिनी कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। DPT भी एक कंप्यूटर है, DEC 11। ठीक है, वो भी एक कंप्यूटर है जो कि मिनी कंप्यूटर है। इसके बाद मेन फ्रेम की एग्जांपल में दिया हुआ है IBM 370। तो अब आपका कोई ये शक तो नहीं है कि IBM वहाँ भी IBM यहाँ भी है, तो मतलब दोनों कंप्यूटर एक है? नहीं बच्चों, IBM बहुत पहले आ चुका था। अब IBM के PCs आते थे, IBM मेन फ्रेम का भी है, IBM मिनी कंप्यूटर में भी मौजूद है और IBM हमारा माइक्रो कंप्यूटर में मौजूद है। तो IBM एक कंपनी है। ठीक है, तो IBM जब कंपनी ने जो कंप्यूटर निकाला था वो मेन फ्रेम के वक्त निकाला था, उसके बाद मिनी कंप्यूटर में भी आया था वो, और माइक्रो कंप्यूटर में भी मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह की ऐसी टेंशन मत लेने का कि IBM वहाँ भी है यहाँ भी है तो क्या मसला होगा। क्लियर? तो यहाँ हमने हमारे 9 के 9 पॉइंट डिस्कस कर लिए, माइक्रो कंप्यूटर के भी, मिनी कंप्यूटर के भी और मेन फ्रेम के भी। अब आई होप सो कि आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, इनके डिफरेंस भी आ जाएँ। अगर सवाल करें डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर, तो यही डिफरेंस है। अगर वो सवाल करें डिफरेंस बिटवीन मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम, तो यही डिफरेंस है। ठीक है, और अगर वो सवाल करें कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रो कंप्यूटर, तो इन्हीं पॉइंट से लेकर आपने एक शॉर्ट नोट अपने पास प्रिपेयर करना है, जो कि आपका बोर्ड के पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, हर पॉइंट क्लियर होगा। कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, यहाँ मैं अपने टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।